लास्ट टाइम हमने यूज स्टेट और यूज फैक्ट पढ़ लिया था। कोई सवाल हो किसी का यूज स्टेट और यूज फैक्ट के मुतालिक? ओके, यूज स्टेट का हमने देखा था कि जब जब स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही होती है तो जहाँ पे भी वो यूज हो रहा हो उसकी वैल्यू अपडेट होती रहती है साथ साथ, मीन्स कि वो री रेंडर हो रहा होता है। लाइक अगर आप यहाँ पे नेम लिखते हैं तो जब जब स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू भी आपको न्यू नजर आ रही है। इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट। और यूज फैक्ट में क्या होता है कि इसने कम से कम एक बार चलना ही चलना है। यूज फैक्ट। ओके, सोर्स, पेजेस, फ्रंट एंड, हुक्स, यूज फैक्ट। इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बल्कि मैं यूज स्टेट में आ जाता हूँ। यूज स्टेट में और यूज फैक्ट में आपको दिखाता हूँ। हमने यूज फैक्ट में देखा था कि जब आप यूज फैक्ट को रन कर रहे हैं तो आप एक ब्लैंक एरे पास करते हैं। इसको कहा जाता है डिपेंडेंसी एरे, डिपेंडेंसी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यूज फैक्ट को रन करता हूँ, यूज इफेक्ट और ब्लैंक एरे आपने पास कर दिया। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग इफेक्ट, तो क्या इफेक्ट या फिर आप यहाँ पर इफेक्ट की जगह आप यहाँ काउंट लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, सेव करें और यूज स्टेट में है। अब जैसे ही यूज स्टेट में आए देखिएगा यहाँ पे यूज फैक्ट एक बार आपका चला। ठीक है, क्योंकि काउंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर आपको 0 ही नज़र आया। आप चाहते हैं कि जब जब इंक्रीमेंट की वैल्यू चेंज हो तो कंसोल डॉट लॉग भी चेंज हो साथ साथ, क्योंकि काउंट आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो। मीन्स कि जब जब काउंट चेंज हो तब तब ये वाला यूज इफेक्ट भी आपका दोबारा से चले। ठीक है, मीन्स कि इस यूज इफेक्ट के अंदर जितना भी कोड लिखा है वो दोबारा से चले। तो आपने क्या करना है, इस डिपेंडेंसी लिस्ट में उस काउंट को ही पास कर देना है। सेव करें तो ये देखें 5 आ गया। अब इंक्रीमेंट करें तो वो वैल्यू भी चेंज हो रही है, डिक्रीमेंट करें तो तब भी वो चेंज होगी। अब देखें मैं डिक्रीमेंट में दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो यूज फैक्ट भी आपको दोबारा नहीं चलेगा। जब जब उस डिपेंडेंसी की वैल्यू चेंज होगी तब तब ये आपका यूज इफेक्ट के अंदर का जितना भी कोड है वो सारा चलेगा। लाइक कंसोल डॉट लॉग इफेक्ट, इंक्रीमेंट 1 इफेक्ट, डिक्रीमेंट 0 इफेक्ट। ठीक है, काउंट भी चल रहा है, कंसोल डॉट लॉग ये भी चल रहा है। मीन्स इसके अंदर की जो जो वैल्यू होगी, जो जो इसके अंदर कोड लिखा होगा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो आपका कोड दोबारा से चलेगा। जी क्लियर है ये? ओके, अब आ जाते हैं आज यूज रेफ और यूज मेमो, यूज कॉल बैक। जी सबसे पहले यूज रेफ में आते हैं। यूज कॉल बैक और मेमो सेम है। The useRef hook allows you to persist values between renders. It can be used to store a mutable value that does not cause a re-render when updated. It can be used to access a DOM element directly. जब हम React यूज़ नहीं कर रहे थे, आपने किसी एलिमेंट को गेट करना होता था, आप किस तरह करते थे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। इसमें वो चीज़ नहीं चलती है लेकिन यूज़ नहीं किया जाता है, तो हम इसमें रेफरेंस पास करते हैं। सोर्स, पेजेस, फ्रंट एंड, हुक्स। एक और हुक बना लें, यूज रेफ, और यहाँ पे यूज रेफ, इसको भी यूज रेफ कर दें। नेम बार में आपके पास यूज रेफ, यूज लिंक ने
आपको जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको इस राउट पे बस लेके जाएगा, ठीक है। इस राउट पे एलिमेंट कौन सा चलेगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं, ओके, हुक्स में। और हुक्स के अंदर आपके पास यूज उसी तरह आपके पास यूज मेमो भी आप डिफाइन कर लें। मेमो यूज मेमो है नहीं यहाँ पे, तो यूज फाइल हमने क्रिएट कर ली, इस पर बाद में क्या अभी हमारे पास है यूज रेफ। ओके, इस यूज रेफ में इसको खत्म करते हैं। बाय डिफॉल्ट यूज रेफ की वैल्यू होती है कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू यूज रेफ बाय डिफॉल्ट नल। नल का मतलब कुछ भी नहीं। ओके, इस जगह पर के पास एच आर एक ऑडियो एलिमेंट लें और इस एलिमेंट में आपने इस फाइल को, अगर किसी ऑडियो फाइल को यूज़ करना है। अच्छा, इसका मैं बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा, या फिर लेट सपोज मैसेज की बात कर लें, व्हाट्सएप मैसेज, कोई मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन टोन आपको सुनने को मिलता है। अगर आपने कभी देखा हो वेबसाइट में ये फूड पांडा वगैरह है, या फिर कोई ऑर्डर की वेबसाइट लगा लीजिए, या फिर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई भी न्यू ऑर्डर आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है और नोटिफिकेशन के साथ एक नोटिफिकेशन साउंड में आपको सुनने को मिलता है। तो ये हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? लेट सपोज आपके पास एक फाइल है नोटिफिकेशन डॉट MP3 फॉर्मेट आपके यूज़ होता है ऑडियो के लिए। सोर्स में आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे एसेट्स, और एसेट्स में एक फ़ोल्डर बना लें साउंड। तो आपके पास ये फाइल आ गई। अब इस फाइल को इंपोर्ट करना है। लेट सपोज इंपोर्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम assets /sound/notification.mp3। तो ये फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी। स्टोर किस में हो चुके हैं? नोटिफिकेशन में। तो सोर्स, अभी अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखते हैं तो ये आपका क्या कंसिडर हो रहा है? स्ट्रीम। तो हमें इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, यूज़ करना है। तो किस तरह करेंगे? ये आपका आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस में, और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन, ठीक है। हमने इसको रेफरेंस एक पास करना है रेफ, और रेफ में आपके पास इसको कहते हैं ऑडियो प्लेयर कहते हैं, ठीक है। रेफ ऑडियो प्लेयर और कॉन्स्ट आपका ऑडियो प्लेयर। ऑडियो प्लेयर किसके बराबर हो जाए? यूज रेफ के। बाय डिफॉल्ट इसकी क्या वैल्यू है? नल। कोड आपका टॉप टू बॉटम रीड होता है, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पर आया तो इसको मिला ऑडियो प्लेयर इस टाइम क्या है? नल। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचा तो अब ऑडियो प्लेयर में क्या स्टोर हो चुका है? ये पूरा एलिमेंट, ठीक है। ये पूरा एलिमेंट ही ऑडियो स्टोर हो चुका है। अब अगर आप ऑडियो प्लेयर यहाँ पे गेट करेंगे तो आपको ऑडियो प्लेयर ये वाला एलिमेंट मिल रहा होगा। ओके, यहाँ पर कॉन्स्ट ऑन क्लिक एंड
सा बन गया, एरो फंक्शन। सोर्स नोटिफिकेशन हो गया या ऑडियो प्लेयर हो गया। सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आए, यूज रेफ में, और आप इस पे प्ले पे क्लिक करें तो आपको कुछ भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ऑडियो प्लेयर है लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? ऑडियो प्लेयर तो आपने यूज़ कर लिया, हाइड भी नहीं किया। ऑडियो प्लेयर हमें यहाँ पे नज़र आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? जी, हमने उसमें एट्रीब्यूट नहीं पास किया है। कौन सा? कंट्रोल्स। कंट्रोल्स देंगे तो आपके पास ये ऑडियो प्लेयर आपको नज़र आएगा। आप इस पे प्ले करते हैं तो ये आपको प्ले भी होगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये आपको आवाज़ मिल रही है। ओके, हम क्या चाहते हैं कि जाहिर सी बात है, ये ऑडियो प्लेयर आपको नज़र नहीं आना चाहिए। अब आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, आपको ऑडियो प्लेयर नज़र तो नहीं आ रहा है, इसको हम हाइड ही रखते हैं। हाइड तो रख लिया, लेकिन ये प्ले कैसे होगा? हैंडल प्ले पे जैसे ही आप क्लिक करें, कंसोल डॉट लॉग चेक करें, ऑडियो प्ले सेव करें, कंसोल में प्ले, तो ये देखें आपके पास करंट ऑडियो प्लेयर डॉट करंट। सेव करें, रेफ में आपको हमेशा डॉट करंट ही मिलेगा। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट आपका हमेशा करंट। प्ले करें तो अब देखें आपके पास वो ऑडियो एलिमेंट आ गया। ठीक है, रेफ जो भी था डॉट करंट, उसमें आपको ये ऑडियो पेयर मिल गया। अब अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो सिंपल ऑडियो प्लेयर डॉट करंट डॉट प्ले, और ये आपका एक मेथड बन रहा होगा। ठीक है, आप इसको कंसोल डॉट लॉग को खत्म कर दें हमेशा। अब दोबारा सुनाता हूँ, वॉइस प्ले। इस बटन के क्लिक करने पे आपको सिर्फ आवाज आएगी। अभी तो हम बटन के क्लिक करने पे कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या होगा, आपको कोई फंक्शन बना होगा जिसमें से जब जब आपके पास कोई न्यू वैल्यू है या कोई न्यू मैसेज आएगा तो तब तब ये ऑटोमेटिकली, हमने बस इस कोड को वहाँ पे लगना है। ठीक है, जब जब वो आपका कंप्लीट होगा आपका ये ऑटोमेटिकली फंक्शन चल जाएगा और ये आपको साउंड मिल जाएगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, विंडो डॉट, जिस तरह हमने किया था टोस्टिफाई। ठीक है, आपको मैसेज भी आएगा, आ न्यू मैसेज रिसीव्ड। ठीक है, या फिर आ न्यू ऑर्डर रिसीव्ड। तो जब जब न्यू ऑर्डर होगा तो करंट डॉट प्ले भी आपका ऑटोमेटिकली साउंड भी आ जाएगा। लेकिन अभी टोस्टिफाई चलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास है। तो प्ले करेंगे तो प्ले। जी क्लियर है ये? यूज रेड्यूसर, यूज कॉल बैक और यूज मेमो। ओके, यूज मेमो क्या करता है? द रिएक्ट यूज मेमो हुक रिटर्न्स अ मेमोइज्ड वैल्यू। कि ये एक वैल्यू को याद रख लेता है और उसी वैल्यू को आपको दोबारा रीरेंडर करता है या रिटर्न करता है। थिंक ऑफ मेमोराइजेशन एज कैशिंग अ वैल्यू, कि ये वैल्यू को एज अ कैशे स्टोर कर लेता है, सो दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिकैलकुलेटेड। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका एक कॉन्स्ट ऐप,
यूज रेफ आपका हो गया यूज मेमो। यूज मेमो रिटर्न के अंदर ये आपके पास डिव HR और उसके बाद कॉन्स्ट आपने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, उसमें आपने पास क्या कर दिया नम। कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेटिंग एक लूप चल रही है इतनी बार, ठीक हो गया, और वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और स्टोर होगा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में। ओके जी, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन आपका फंक्शन और ये लूप चल रही है। अच्छा, अभी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन आपका कैलकुलेशन किसके बराबर है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के, उसमें आपने पास क्या कर दिया काउंट, और काउंट की इनिशियल क्या वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पर नम आपका क्या बन रहा है 0 कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, अब इस 0 में 1 बाय 1 करके वो प्लस हो रहा है और जो भी वैल्यू है वो स्टोर किस में हो रही है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन किसके बराबर स्टोर हो रहा है कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन यहाँ कहीं यूज हो रहा होगा, ये देखें। तो ये आपका इस तरह वर्क कर रहा है। सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए, तो फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, सेट फर्स्ट नेम यूज मेमो। ओके, बटन आपका इंक्रीमेंट, इसको आप इंक्रीमेंट कर लें। काउंट आपका ये यूज हो रहा है। सेव करें, यूज मेमो में आए, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन आपका यूज होगा इस रिटर्न के बाद। ओके जी, F12 क्लास वर्ड। हमने पेज को रिफ्रेश किया कैलकुलेटिंग, और कुछ देर के बाद ये पेज अब आपको नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप होम पे जाएं, पेज को रिफ्रेश करें, ये साथ साथ ही आ गया। आप यूज रैप में पेज को रिफ्रेश करें, ये साथ साथ ही आपको शो हो गया। लेकिन यूज मेमो में आप जैसे आते हैं, तो देखिए कुछ देर के बाद यूज रैप की जगह आप इसको यूज मेमो करें, तो ये डिफरेंस भी आपको नजर आ जाएगा। यूज रैप में गए, ये साथ साथ आ गया। जैसे यूज मेमो में आएंगे, तो ये देखें कुछ टाइम लग रहा है और कुछ देर के बाद यूज मेमो हो क्यों रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेट कर रहा है। आपकी लूप चल रही है, लूप सक्सेसफुल हो जाती है, कंप्लीट होती है, उसके बाद ही आपको शो हो जाता है। देखें, अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये देखिएगा जैसे आप इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये फिर से कुछ देर इसने टाइम लिया और काउंट 1 हुआ। दोबारा से बटन पे क्लिक किया, कुछ टाइम लगा, तो ये 2 हो गया। इसकी समझ आ रही है कि लूप चल रही है, लूप में टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे आप ऐड टू डू करते हैं, तो ये ऐड टू डू में भी टाइम ले रहा है। ऐड टू डू दोबारा क्लिक करें, तो ये देखें न्यू टू डू, दोबारा क्लिक करें, तो ये देखेगा ये कुछ टाइम लेके फिर कर रहा है।
काउंट की समझ लग रही है कि चले वो लूप चल रही है, लेकिन जब टू डू भी कर रहे हैं, टू डू में टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूज मेमो अब काम आता है। यूज मेमो में एक्चुअल में क्या होता है कि ये अब कर क्या रहे हैं, जब भी ये टू डू चेंज हो रहा है ये दोबारा से री रेंडर करता है, री रेंडर में वो दोबारा से कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट की वैल्यू को दिखे, ऐड टू डू कैलकुलेटिंग हो गया। ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर रहा है, हालांकि कैलकुलेट आपका एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में है। हमने क्या करना है यहाँ पर, आपके पास यूज मेमो, ओके, आपने क्या करना है इस फंक्शन को यूज मेमो के आप करते हैं, यूज मेमो एरो फंक्शन एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, इसको खत्म करते हैं तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आपका रिटर्न हो जाएगा। और इस डिपेंडेंसी में आपने काउंट को पास कर देना है कि ये यूज मेमो के अंदर का जो भी कंटेंट है ये सिर्फ और सिर्फ तब चले जब काउंट की वैल्यू चेंज हो, उसके अलावा ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन ना चले। सेव करें, पेज को एक बार रिफ्रेश करें, ओके, कैलकुलेटिंग डन। आप काउंट करें 0 से 1 होगा तो कुछ टाइम ले रहा है। ठीक है, ये समझ लग रही है कि काउंट की वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन अब अगर ऐड टू डू करेंगे तो ये देखें ये फौरन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। ये यूज मेमो आपका वैल्यू को मेमोराइज कर लेते हैं। जी क्लियर है, यूज मेमो वैसे भी खास इतना ये कभी यूज नहीं हुआ है, होता नहीं है, लेकिन सम टाइम जिस तरह ये कंडीशन आपके पास आ रही है कि आपने इतनी ज़्यादा लूप चलानी है, ठीक है, और उसी पेज में आपने कुछ और काम भी करना है, तो फिर ये आपका टाइम ले रहा होता है। वरना अक्सर क्या होता है, सिर्फ ये लूप चल रही है, लूप से मुराद है कि आपके पास कोई डाटा आ रहा है, कोई सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में डाटा आ रहा है, तो वो उस पर लूप चलाता है और वो टाइम थोड़ा ले रहा होता है। तो हम एक पेज पे एक्चुअल में सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हैं, तो उसकी समझ लगती है। अगर आप यहाँ पे टू डू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप यहाँ पे टू डू यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको यूज़ मेमो की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम ये यूज़ मेमो सिर्फ टू डू की वजह से यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो सिर्फ एक पेज में सिर्फ ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन ही होगा तो फिर आप यूज़ मेमो यूज़ ही नहीं करेंगे। ओके, वैल्यू अगर याद रखनी है तो यूज़ मेमो, अगर आप फंक्शन को मेमोराइज करना चाहते हैं तो फिर आपका यूज़ कॉल बैक यूज़ होता है। ठीक है, द रिएक्ट यूज़ कॉल बैक हुक रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड कॉल बैक फंक्शन और use memo. Okay, the use callback and use memo hooks are similar. The main difference is that use memo returns a memo as value and use callback returns a memo as function. तो use callback जो है ये अब हम तब करेंगे जब हम फायरबेस में पहुंचेंगे, क्योंकि आपका उस टाइम ही यूज़ होना और उस टाइम में आपको समझ लगनी है। अभी इसका कोई खास यूज़ केस है नहीं, तो हम आ जाते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, यूज़ रेड्यूसर आपका सेम यूज स्टेट की तरह काम करता है। अभी देखिए हम मल्टीपल स्टेट्स बना रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यूज मेमो की जगह यूज स्टेट में। const is logged in equal to use state, true or false, set is logged in, set profile, sorry, profile और set profile। इस ऑथ हो गया, इस लॉगिन हो गया, प्रोफाइल, सेट प्रोफाइल, यहाँ पर आप यूज़ कर लें
रोल सेट रोल। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपकी एक ही डाटा से उसी पे डिपेंड है। लेट सपोज यूज़र लॉगिन है या नहीं है, उस यूज़र का डाटा क्या है वो इसमें पता लग जाएगा, उस यूज़र का रोल क्या है इसमें पता लग जाएगा, और आपके पास टोकन सेट टोकन, तो ये चीज़ें भी आपकी इसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हमें इस टाइम ज़रूरत पड़ रही है चार की। चार हमने स्टेट बनाई। यूज़ रिड्यूसर क्या होता है? यूज़ रिड्यूसर आपका एक ही बन रहा होता है। हम उसमें इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं कि आप एक ही बार सिर्फ एक फंक्शन चलाएंगे और वो ये चारों काम कर देगा। ठीक है, तो वो यूज़ रिड्यूसर जब हम यूज़ करेंगे, फिर उस टाइम मतलब भी आपको ये बताना था कि यूज़ रिड्यूसर जब आपका यूज़ स्टेट की तरह ही काम करता है। कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। यूज़ स्टेट में ही यूज़ स्टेट की कॉपी बनाएं। यूज़ स्टेट की जगह यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट आ गया। यूज़ मेमो कॉन्टेक्स्ट, और हमारी ये फाइल है इस जगह पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। कंपोनेंट्स हेडर मैपर, और ये आपके पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये आपका यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट में है तो सेम वही चीज़ आपकी यूज़ स्टेट जैसी। ओके, अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किस लिए किया जाता है? एक्चुअल में ये स्टेट को मैनेज करता है। स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप लोगों ने शायद रिडक्स वर्ड यूज़ सुना हो। ठीक है, रिएक्ट के साथ रिडक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन हुक जो आपके आए हैं 16.8 से आए हैं, लेकिन रिडक्स जो है वो आपका शुरू से ही है, जब से ये रिएक्ट आया, लेकिन वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। स्टेट को मैनेज करने के लिए हम रिडक्स पहले यूज़ करते थे, लेकिन जब से ये आपका कॉन्टेक्स्ट आ चुका है, आपके हुक्स आ चुके हैं, तो रिडक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। हम ये सारे काम अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट या इसी की मदद से कर रहे होते हैं। ओके, अब ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट है क्या? आपका डाटा जो है पेरेंट टू चिल्ड्रन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे ही है। लेट्स सपोज अब यहाँ पर है कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अहमद। आप इस यूज़र को यूज़ कॉन्टेक्स्ट में यूज़र एज अ यूज़र पास कर सकते हैं। कंपोनेंट है ना, जो हमने कंपोनेंट जो एक बनाया था, आप उसमें डाटा पास कर सकते हैं। अब आप इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, ये आपको मिल जाएगा प्रॉप्स में, और प्रॉप्स आपका लेट्स सपोज यहाँ पर प्रॉप्स डॉट यूज़र, तो इसमें आपको प्रॉप्स डॉट यूज़र में वैल्यू मिल रही होगी। ये देखें, पेज को रिफ्रेश करें तो प्रॉप्स डॉट यूज़र में आपको वो वैल्यू मिल रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो काउंट है, इस काउंट की वैल्यू, या फिर जब मैं ये वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ये स्टोर किस में हो रहा है? फर्स्ट नेम में। मैं इस फर्स्ट नेम को अपने पेरेंट पे, ठीक है, फर्स्ट नेम इस फाइल का जो पेरेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर
क्योंकि रिएक्ट में जो है वो पेरेंट टू चाइल्ड डाटा ट्रांसफर हो सकता है, चाइल्ड टू पेरेंट डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब कॉन्टेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए आपके पास अब यहाँ पर एक और फोल्डर आएगा सोर्स के अंदर, एसेट्स, कंपोनेंट्स, पेजेस, SCSS, और अब यहाँ पे एक और फोल्डर आएगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एस वर्ड यूज होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं। कॉन्टेक्ट्स, एक फाइल बनाएं context.js RFC। तो आपके पास क्या आ गया, काउंट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का नेम काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कर देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि आपका एक कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। अब आपने ये फाइल बना ली, हमने क्या करना है, हमने index.js में जाके ब्राउजर राउटर के अंदर काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ऐप का पेरेंट बन गया। इस ऐप के अंदर ही राउट्स के अंदर ही आपके पास हेडर भी है, बाकी सारे राउट्स भी हैं, फुटर भी, मीन्स के जितने भी हमने कंपोनेंट्स राउट्स जो भी बनाए हैं उस सब का हमने उसको पेरेंट बना दिया। अब अगर आप लेट्स सपोज काउंट कॉन्टेक्स्ट की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हैं तो आप इसको यहाँ पर मीन्स का किसी भी फाइल में इंपोर्ट कर सकते होंगे। ओके, अब इसको यूज करने का तरीका, यूज स्टेट बना लें, यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज स्टेट। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने का तरीका, कॉन्स्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने काउंट कॉन्टेक्स्ट किसके बराबर कर दिया, स्ट्रिंग के, अनडिफाइंड नहीं है शहजादे, ये स्ट्रिंग है। काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट जैसे लिखेंगे आपको ये जितने भी मेथड्स हैं किसके नज़र आ रहे हैं, स्ट्रिंग के। ठीक है, ऐड, चार, ऐड, कॉन्कैट, एंड, एंड्स विद, इंक्लूड्स, इंडेक्स ऑफ, लेंथ, मैच, मैच ऑल, ये सारे स्ट्रिंग के हैं। आप इसको यहाँ से ख़त्म करें, इसको आप बना लें नंबर 10 कर दिया। जैसे डॉट करेंगे तो अब देखें आपके पास ये नंबर्स के मेथड्स आ रहे हैं। आप यहाँ पर एरे बनाएं, अब आपको नजर आएंगे एरे के मेथड्स। ये देखें, फाइंड, मैप और ईच, ये सारे इसके मेथड हैं। ऑब्जेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के मेथड आएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स हैं कुछ, लेकिन ऑब्जेक्ट उसको बताना पड़ता है। ओके, बहरहाल आपके पास जैसे आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करते हैं अब देखिएगा आपके पास डॉट इस कॉन्टेक्स्ट के मेथड्स आके, यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रोवाइडर, काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। इसके अंदर इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, प्रॉप्स। यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन मिल जाएंगे आपको। इस जगह पर आपको मिलेगा वैल्यू, और वैल्यू में आप वैल्यू को पास कर देंगे कॉन्स्ट काउंट। इसको यहाँ से करने की बजाय मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट। हुक्स में यूज स्टेट आपके पास यूज होता था, आप यहाँ से वैल्यू को चेंज कर लें, बल्कि इन दोनों को उठाएं, सेव किया, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट, हैंडल इंक्रीमेंट, हैंडल डिक्रीमेंट। ओके, इसको बेशक यहाँ पर ही रहने दें। सिर्फ स्टेट की वैल्यूज को आपने वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस वैल्यू में काउंट, सेट काउंट, फर्स्ट नेम,
सेट फर्स्ट नेम। हमने इस चीज को दूसरी फाइल्स में इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले फिर एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट कर दें। यूज स्टेट में जाके आप इन वैल्यूज को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, इसकी मदद से आप इस वैल्यू को इंपोर्ट कर सकते हैं। यूज स्टेट में आप अब इसको ये कर लें, const इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और यूज कॉन्टेक्स्ट में आपके पास काउंट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को नहीं यूज करना, इस जगह पे काउंट कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। आप यहाँ पर पास क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से वैल्यू को डिस्ट्रक्चर करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे काउंट सेट काउंट फर्स्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम, इसको सेव कर लें और इसे भी सेव कर लें। ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट। अब देखें, इंक्रीमेंट आप करें, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है। आप कोई भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वो वैल्यू भी नज़र आ रही है। हमने क्या किया, ये जितने भी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को जो लोकली सिर्फ इस फाइल में किया था, हमने इसको उठा के यूज़ कर लिया कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ से इसको दोबारा पास कर दिया। जब आप यहाँ से पास करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के, इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के जितने भी चिल्ड्रन हैं, उनमें आप वैल्यू को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये भी उसका एक चाइल्ड बन रहा है, तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नैव बार में, आपके पास कंपोनेंट्स, हेडर, नैव बार में भी आपका वो चाइल्ड बन रहा है। तो यहाँ पर UL डीफ्लेक्स लॉगिन बटन, आपके पास ये लॉगिन बटन है, इसके साथ ही आप एक p.mp0 टेक्स्ट वाइट, यहाँ पर आप फर्स्ट नेम कर लें। फर्स्ट नेम आपका ये इंपोर्ट हो रहा होगा, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट आप वो वाला ही देंगे जहाँ से वो वैल्यू मिलती होगी। ये वैल्यू आ गई, सेव करें, तो इस जगह पर आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। फर्स्ट नेम PMB0 टेक्स्ट वाइट फर्स्ट नेम। जी, हम वहां से सेट करवा रहे हैं, सेट फर्स्ट नेम। ये सेट जो हो रहा है, अब ये इस जगह पर ही सेट हो रहा है, और ये फर्स्ट नेम की वैल्यू हम वहां पे भी गेट करें, और ये नेम बार में भी गेट होना चाहिए। CL फर्स्ट नेम। सही से यूज, ठीक, थैंक यू। यूज स्टेट, जब आप यूज स्टेट से चेंज कर रहे हैं, एक्चुअली में हमने इसको यूज स्टेट कर लिया, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, यहाँ से इसको कट करें, यूज कॉन्टेक्स्ट में को यूज करना था, तो खत्म करके
कॉन्टेक्स्ट और काउंट सेव करें। तो अब अगर आप यूज कॉन्टेक्स्ट से जाके वैल्यूज को चेंज करते हैं AH तो ये देखें ये साथ साथ यहाँ पे भी बार है। नए बार में डिस्प्ले फ्लेक्स है, लाइन आइटम सेंटर से वर्टिकली सेंटर में जाएगा और MP0MS करते हैं तो मार्जिन स्टार्ट से 2 मिल जाएगी। यहाँ पर आप साकिब लिखते हैं साकिब हो जाएगा, अनिश लिखते हैं अनिश हो जाएगा। ये जो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं हर जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। इसको एक और फाइल को दोबारा से बना लेते हैं, auth context.js RFC auth context। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये प्रोवाइडर const auth context इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इस डिव की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, auth context डॉट प्रोवाइडर। इसके यहाँ पर अब आपके पास क्या आएगा, props डॉट क्या आएगा, हमने यहाँ से props को यूज किया था। props में से हमें क्या मिलेगा, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन। अच्छा देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया, ठीक है इसने कोई एरर नहीं दिया, लेकिन ये स्पेलिंग गलत हुए मेरे से, आप लोगों को भी नहीं पता लगा ऐसे क्या जी, ये फर्क है। ठीक है, सेव भी मैं करता हूँ। आप यहाँ पे जाके इंडेक्स में जाके लेट्स सपोज आप इसको भी इसका पेरेंट है auth context provider सेव करते हैं तो ये आपकी ऐप पूरी ब्लैंक हो जाएगी, आपको कोई एरर भी नहीं मिलेगा। misspell forgot, did you misspell it or forget to pass it, the value prop is required। ओके यहाँ पर मैं auth context provider में इवन के वैल्यू भी पास कर देता हूँ, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया। अब देखें ना कोई एरर यहाँ पे ना कोई एरर यहाँ पे ना ही VS कोड में, तो इतनी सी छोटी सी गलती और ये अक्सर लोगों को बहुत खपाती है, समझ नहीं आती कि एरर क्या है। हालांकि दिखने में भी नहीं, यानी कि आप चिल्ड्रन को अगर आप इस तरह भी करें, इस तरह कर दें तो वर्ड का भी पता नहीं लगता इतना, ठीक है कि क्या मिस्टेक है। तो इस वजह से इसका हमेशा ख्याल रखिएगा, शायद ये आप लोग भी गलती करें तो इस प्रॉपर वर्ड होगा चिल्ड्रन फिर ये काम करेगा, ठीक है फिर ये आपकी आ पाएगी। ओके प्रॉप्स है तो डायरेक्ट आप यहाँ से इस प्रॉप्स में ऑब्जेक्ट आप चिल्ड्रन को गेट कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू, लेट्स सपोज const abc इक्वल टू abc, इस ऑब्जेक्ट में आप abc को पास करते हैं। नैव बार में जाके बेशक इसको भी यूज कर लें, const abc इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट auth context प्रोवाइडर और ये आपका abc। तो यहाँ पर आपके पास abc भी आना चाहिए। ओके auth context प्रोवाइडर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ auth context आएगा। सेव किया। ओके हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इस वजह से वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट। तो अब आपके पास ये abc भी वैल्यू आ रही है।
रिएक्ट का कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बना रहे होते हैं, उसमें से एक कॉन्टेक्स्ट जो ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट है ये लाजमी बनता है, क्योंकि आप जब कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हो उसमें आप ऑथ सिस्टम बनाते हैं लाजमी। अगर तो समझे ये आपके पास ये ऑथ के राउट्स आ गए तो ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट मस्ट है, ये आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। फिर इस जगह पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में ही हम इंशाल्लाह कल फिर यूज़ रेड्यूसर को भी यूज़ करेंगे। अभी अगर यूज़ कर लिया, जाहिर सी बात है आपको ये भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी को भी इतनी खास समझ नहीं लगती है। इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि है कुछ भी नहीं, शुरू में मुझे भी मुश्किल लगता था, इसमें कोई बोली बात नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये कुछ मेरी ज़ुबानी याद हो गया है, तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को भी साथ साथ ज़ुबानी याद हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे छुट्टियाँ हुई हैं, क्या करते रहे आप लोग, टाइम आपको पीर मंगल क्लास होती है उसके 5 दिन आप लोग क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सिर्फ लेक्चर लेना मकसद नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करना मकसद है। तो उसकी प्रैक्टिस है तो फिर ही ये सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं आप लोग कर सकते होंगे। अब आगे रिएक्ट आप लोगों की ख़त्म होने वाली है, कह लें कि कल शायद रिएक्ट भी ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से या फिर कोशिश करेंगे एक वीक उसको मज़ीद दे दें, प्रैक्टिस कर लें मज़ीद, उससे नेक्स्ट वीक हम फायरबेस पे मूव कर जाएंगे। तो आप लोग खुद देखें आप लोग को रिएक्ट कितनी आती है, ठीक है। तो इसको देखा जाए, इसको कर लिया जाए।